हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में सर्वोच्च न्यायालय टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखिए, जनरली क्या होता है कि आपके कोई भी एग्जाम हो उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से आपके चाहे फैक्चुअल क्वेश्चन हो चाहे आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। तो इस क्लास में हमने जो है इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और जो ट्रेंडी जो क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में वो हमने शामिल किए हैं। तो इसको कवर करते हुए अपन पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके बेसिक से लेके एडवांस तक का रहेगा। तो अपन शुरुआत बेसिक से करें कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि स्थापना कब हुई, क्या है। तो पहला स्टेटमेंट है, भारत में पहला सर्वोच्च न्यायालय 1774 में दिल्ली में स्थापित हुआ था। तो देखिए, ब्रिटिश जब शासन आया था प्लासी के युद्ध के बाद, जैसे उन्होंने भारत में कंट्रोल जमाना जो है नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। तो उसके तहत जो है सबसे पहले एक्ट आया था 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट, और इस एक्ट के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ 1774 में, लेकिन दिल्ली में नहीं हुआ, ये आपका हुआ था कोलकाता में। ठीक है, तो कोलकाता में भारत का जो है, भारत में पहली बार जो है ब्रिटिशों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया कोलकाता में। यहाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में नहीं किया गया था। नेक्स्ट अपन स्टेटमेंट की बात करें तो नेक्स्ट आपके वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय, जो करंट में जो सर्वोच्च न्यायालय है वह 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। तो स्वतंत्रता के बाद जैसे भारत का वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय का स्वरूप है, इसका जो गठन है वह 28 जनवरी 1950 को हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग जो है सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे आपके केवल दूसरा कथन सही रहेगा, केवल दो। तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके तहत भारत में पहली बार ब्रिटिश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, और इसके तहत 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। और इसके जो है वह पहले आपके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे इसके पहले न्यायाधीश थे। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो इसका गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ, और इसके जो पहले न्यायाधीश थे वो थे हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब यहां से आप देखिए, इस एक क्वेश्चन के अलावा आपके 4 से 5 फैक्ट्स क्लियर हो रहे हैं। तो यहां से जो है फैक्ट, अगर फैक्चुअल चीजें आती है तो भी आप ध्यान रखें, और अगर कॉन्सेप्चुअल चीजें आती है तो वो भी अपन पूरा डिस्कस करते हैं। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आपके संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका गठन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ। तो देखिए, जो संघीय न्यायालय है फेडरल कोर्ट, इसका गठन 1935 के एक्ट के तहत हुआ। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश जो है सर मॉरिस ग्वेयर थे। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सर मॉरिस ग्वेयर इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अब देखिए, यहाँ पे इसका गठन इसके तहत हुआ, और कब हुआ तो फेडरल कोर्ट का गठन आपके हुआ था 1 अक्टूबर 1937 को। 1 अक्टूबर 1937 को इसका संघीय न्यायालय का गठन हुआ, और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश तो सर मॉरिस ग्वेयर थे, और इसमें एक और भारतीय न्यायाधीश भी थे, M.R. जयकर। M.R. जयकर। ठीक है, तो ये भी चीजें आप ध्यान रखिए, ये भी कई बार फैक्चुअल चीजें पूछ ली जाती है। तो यहाँ पे आपके दोनों स्टेटमेंट सही है। अब अपने को पूछा गया है सही कथनों का चयन करना है, तो 1 और 2 दोनों आपके इसमें सही कथन रहेंगे। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है आपके सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो जुडिशियल सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट का, वो किस तरह का है। भारत में न्यायिक पालिका एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड है, जुड़ी हुई है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जैसे भारत में सर्वोच्च टॉप मोस्ट लेवल पर जैसे है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद है हाई कोर्ट, और उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, तो ये जो है आपके इंटीग्रेटेड है, जुड़ी हुई है एक दूसरे से। भारत में अमेरिका की तरह दोहरी न्यायिक प्रणाली लागू है, दोहरी न्यायिक प्रणाली लागू नहीं। अमेरिका में क्या है कि जैसे सेंट्रल है, संघ है, यूनियन है, तो उसका जो है जुडिशियल सिस्टम आपके अलग है, और आपके राज्यों का जो है वो जुडिशियल सिस्टम आपके अलग है। तो वहां पे जो है दोहरी न्यायिक प्रणाली है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में इंटीग्रेटेड है, एकीकृत न्यायपालिका है। तो यहाँ पे आपके सही कथन का पूछा है तो आपके केवल एक इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन का पूछा है। तो देखिए यहाँ पे
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब नियुक्ति के बारे में बात करें तो बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने हेतु संविधान संशोधन आवश्यक होता है। तो देखिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, संसद कानून के द्वारा जो है न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है। तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, बिल्कुल 124 में इनकी नियुक्ति का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों की संख्या 34 है, 34 है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है, इन न्यायाधीशों में मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। तो वर्तमान में संरचना है 1+33। आपसे अगर जैसे डी ऑप्शन पूछा, इसके अलावा आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 33 है, तो भी आपको ध्यान रखना है, करेक्ट रहेगा। और जो कुल न्यायाधीश है उनकी संख्या 34 है, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपके बी ऑप्शन सही नहीं रहेगा। संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ पे आप साधारण कानून के द्वारा भी जो है न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकते हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन है अनुच्छेद 124 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब बात करते हैं, जैसे पहला स्टेटमेंट यह है, अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है, गठन से संबंधित है, तो बिल्कुल सही है। इसमें मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है, मतलब इसमें मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीशों का उल्लेख है। तो यहाँ पे ये चीज गलत हो जाएगा। देखिए 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख है, और इसमें यह भी उल्लेख था कि इसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो इनका तो उल्लेख आपके संविधान में था अनुच्छेद 124 में। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यहाँ पे 6 नहीं 7 रहेगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब अपन बात करें, देखिए अगर आंसर की तो सही कथन कौन सा है, केवल एक इसमें सही रहेगा। ठीक है, अपन सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिटेल में बात करें तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय का जो उल्लेख है वह आपके संविधान के भाग 5 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद आपके रहेंगे इसमें 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख है, और 124 में आपके सर्वोच्च न्यायालय के गठन, इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति, इन सब का उल्लेख, इन्हें हटाने की प्रक्रिया, ये सब का उल्लेख आपके 124 में है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है, संघ का भी उल्लेख है, सर्वोच्च न्यायालय इसमें शामिल है। अनुच्छेद अगर ओवरऑल अनुच्छेद पूछे तो 124 से 147 तक इसके विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख है। तो यहां तक आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। 124 में आपके 1+7 मतलब इसमें उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय में 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, इसका तो उल्लेख है। और वर्तमान में अगर न्यायाधीशों की संख्या पूछे तो वर्तमान में है आपके 34 मतलब 1+33। और ये जो है न्यायाधीशों की संख्या आपके संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है। ठीक है, आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट आपके है 2019 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी कर दी गई। ऑप्शन है 31, 32, 33 और 34। तो इसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कर दी गई 34। ठीक है, अगर यहां पर ही क्वेश्चन होता, क्वेश्चन घुमा के क्या पूछ सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी कर दी गई, तो यहाँ पे आपके आंसर होता 33। यहाँ पे ध्यान रखना है मुख्य न्यायाधीश सहित जो है कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956। अब देखिए जैसे जैसे ग्रेजुअली क्वेश्चन का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे जो डीप क्वेश्चन पूछा है कि 1956 में क्या प्रावधान किया गया इस एक्ट के तहत, तो इसमें पहला स्टेटमेंट है, इस अधिनियम के तहत न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 8 से बढ़ाकर 10 कर दी गई। अब देखिए पहले क्या था, जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ तब 8 थी, 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। तो इस एक्ट के तहत जो है 10 कर दी गई, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। न्यायाधीशों की इसी संख्या इसी अधिनियम के तहत समय समय पर संशोधित की जाती है, बिल्कुल सही है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 जो है इसे ही संशोधित करते हुए जो है वर्तमान में भी, जैसे अभी रिसेंट जो है 2019 में संशोधन किया गया, तो इसी अधिनियम में संशोधन किया गया। तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। इस अधिनियम के तहत के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। तो देखिए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए अपन ने डिस्कस किया, संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती, उसे साधारण कानून के द्वारा भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सही स्टेटमेंट पूछा है तो 1 और 2 दोनों सही स्टेटमेंट रहेंगे आपके। ठीक है, तो आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक विकास, मतलब जो है इसके जो गठन हुआ, क्या क्या प्रोसेस रहा, पृष्ठभूमि, उसके बारे में है। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, ये बिल्कुल सही है, अपन ने डिस्कस किया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम में संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया। यहाँ पे देखिए सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, संघीय न्यायालय।
मतलब फेडरल कोर्ट, इसके अलावा भी ब्रिटिश इंडिया में वहां पे उस टाइम में प्रिवी काउंसिल होती थी, ठीक है। तो 35 में भारत शासन अधिनियम में संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया, ये भी सही है। 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रिवी काउंसिल की जगह ली, मतलब प्रिवी काउंसिल उस टाइम जो है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय था, सुप्रीम कोर्ट था, तो उन्होंने उसकी जगह ली। ये भी आपके सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे जो है तीनों सही स्टेटमेंट है, तो आपका आंसर रहेगा 1, 2 और 3, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन की पृष्ठभूमि है वो पूरा इसमें कवर हुआ है कि सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अपन ने इसके बारे में बात की थी कि इसकी स्थापना हुई कहाँ थी, कोलकाता में हुई थी। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, वर्तमान में है दिल्ली में, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया वो आपके नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे 30 आपकी डी आंसर रहेगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर मॉरिस ग्वेयर, लॉर्ड इम्पे, हीरालाल जे कानिया और एमसी महाजन। तो देखिए यहाँ पे जो है पहले मुख्य न्यायाधीश का पूछा है तो वो आपके रहेगा स्वतंत्र भारत के जो है वह हीरालाल जे कानिया रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछते कि भारत में जो संघीय न्यायालय है था उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस ग्वेयर। तो ये संघीय न्यायालय जो है 1937 में जब इसका गठन हुआ तो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए कि जैसे जो कोलकाता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, तो उसके मुख्य न्यायाधीश थे आपके लॉर्ड एलिजा इम्पे, ठीक है। इनके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। तो अगर भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है महिला न्यायाधीशों के संदर्भ में। अब जो सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीश है उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपके है मीरा साहिब फातिमा बीवी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, तो बिल्कुल सही है, ये 1989 में बनी थी पहली महिला न्यायाधीश, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, अभी तक कोई महिला सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, अभी तक नहीं बनी। 2027 में जरूर बन सकती है, 2027 में आपके बन सकती है बीवी नागरत्ना, ठीक है। बीवी नागरत्ना ये भारत की जो है पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन सकती है वर्ष 2027 में। तो आगे अपन बात करें, अब तक कुल 9 महिलाएं सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनी है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अब तक कुल जो है 11 महिला न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय महिलाएं सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन चुकी है। और अगर वर्तमान में कितनी महिला न्यायाधीश की बात करें तो वर्तमान में आपके केवल 1 महिला न्यायाधीश है, ठीक है। वर्तमान में केवल 1 महिला न्यायाधीश है और वो है बीवी नागरत्ना। इनका कार्यकाल जो है वो 2027 तक रहेगा। कुछ महीनों के लिए ये भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी बनेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपने को पूछा जाए तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो यहाँ पे सही स्टेटमेंट की बात करें तो 1 और 2 आपके सही स्टेटमेंट है, बी इसका आंसर रहेगा, केवल 1 और 2। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सुजाता मनोहर। अब देखिए सुजाता मनोहर कौन है, ये सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुकी है। तो पहला है वे केरल उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रह चुकी थी, तो ये यहाँ पे सही है, केरल उच्च न्यायालय में ये चीफ जस्टिस रही थी। अब यहाँ पे वे सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। तो यहाँ पे देखिए पहली महिला न्यायाधीश नहीं थी, न्यायाधीश जरूर रही है। पहली महिला के बारे में अपन ने पढ़ा था, बीवी मीरा साहिब फातिमा बीवी, मीरा साहिब फातिमा बीवी, ये अपन ने अभी पढ़ा, ठीक है। तो मीरा साहिब फातिमा ये भारत की जो है पहली महिला न्यायाधीश रही सुप्रीम कोर्ट में। और अगर आपसे ओवरऑल पूछा जाए कि भारत में जो है पहली महिला जज कौन बनी थी जो हाईकोर्ट में बनी थी, वो थी आपके लीला सेठ, ठीक है। लीला सेठ भारत में जो है हाईकोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश थी, लीला सेठ। ये भी चीजें ध्यान रखें। और भारत में जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी वो थी मीरा साहिब फातिमा बीवी। तो यहाँ पे देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये चीज ये थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन है। किस कारण से? सबसे पहले अपन बात करें तो सही स्टेटमेंट केवल 1 रहेगा। अब देखिए टफ कैसे है कि अगर आपको सुजाता मनोहर के बारे में पता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीश रही है तो ये इनफ नहीं है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वो किस हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी। तो यहाँ पे अगर केरल की जगह अगर तमिलनाडु होता तो भी आपके क्वेश्चन गलत हो सकता था। तो जनरली क्या है कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए अगर आपको फैक्ट आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके, तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज आपके जो है नेगेटिव मार्किंग के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए अगर आपका फैक्ट अगर आपका आता है तो ही आप उसको अटेम्प्ट करें, अदरवाइज उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें में बचें।
नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। अब जो अपॉइंटमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का, उसके बारे में पूछा है। तो पहला है 124(3) के अनुसार न्यायाधीश भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, जो है ये योग्यताओं में आता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर की जाती है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर नहीं, कोलेजियम की सिफारिश पर की जाती है, ठीक है, कोलेजियम की सिफारिश पर की जाती है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कोलेजियम की सिफारिश पर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिए, कोलेजियम में कौन कौन होते हैं। कोलेजियम की संरचना की बात करें तो एक जो है सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के 4 जो है सीनियर मोस्ट मेंबर्स, 4 जो है जज होते हैं, वरिष्ठतम जज होते हैं। तो इस कोलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो है जजों की नियुक्ति की जाती है। यहाँ पे सिर्फ मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर नहीं की जाती, ये चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा केवल एक, ठीक है। अगर यहाँ पे रहता कि भाई जो है सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कोलेजियम की सिफारिश पर की जाती है, तो ये बिल्कुल सही आंसर रहता। तो यहाँ पे ये भी चीज ध्यान रखें। इसके अलावा अपन बात करें योग्यताओं की, तो जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, इसके अलावा क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके अलावा है कि वह 5 वर्ष तक किसी हाईकोर्ट में न्यायाधीश रहा हो, ठीक है, हाईकोर्ट में जज रहा हो। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा है कि वह 10 वर्षों तक किसी हाईकोर्ट में जो है वह वकील रहा हो, ठीक है, वकालत कर चुका हो 10 वर्षों तक हाईकोर्ट में, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अलावा एक और योग्यता है कि वह राष्ट्रपति की नजर में कानून का जानकार हो, राष्ट्रपति की नजर में जो है प्रख्यात न्यायविद हो, प्रख्यात न्यायविद या कानून का जानकार हो, तो उसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए 4 आपको योग्यताओं के बारे में ध्यान रखना है। एक तो भारत का नागरिक होना ही चाहिए, ठीक है, हाईकोर्ट में जो है 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्षों तक वह हाईकोर्ट में वकालत कर चुका हो तो वह न्यायाधीश बनने के योग्य है, या फिर वह राष्ट्रपति की नजर में जो है प्रख्यात न्यायविद हो या प्रख्यात कानूनविद हो, कानून का जानकार हो। तो ये आपके जो है योग्यताओं से संबंधित है, योग्यताएं ये होनी चाहिए। इसके बाद जो है इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर, कोलेजियम की सिफारिश पर करता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा, कई बार पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति है तो कोलेजियम में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं, तो 4। और अगर ऐसे पूछा जाए कि कोलेजियम में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, तो कुल होते हैं आपके 5 न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के अलावा 4 अन्य न्यायाधीश, ठीक है। तो ये इस तरह के जो ट्रिकी क्वेश्चन हैं उनके बारे में स्पेशली ध्यान रखें। आपके स्टेट पीसीएस या आपके यूपीएससी के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना जो है वो आपके सर्वाधिक रहती है। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट आपके है कोलेजियम प्रणाली। अब जो कोलेजियम प्रणाली के बारे में अपन ने डिस्कस किया उसके बारे में है कि इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 124 में है। तो देखिए कोलेजियम सिस्टम जो है उसका उल्लेख संविधान में नहीं है। आगे कोलेजियम में मुख्य न्यायाधीश सहित 4 वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 1+4 अपन ने बात की थी, तो ये आपके सही स्टेटमेंट हो गया। अब कोलेजियम प्रणाली के बारे में बात करें तो यह आपके अस्तित्व में आई थी 1993 में, ठीक है, 1993 से कोलेजियम प्रणाली है। अब इसमें क्या है कि ये जो है न्यायपालिका द्वारा एक दिया गया टर्म है। यहाँ पे इसका उल्लेख ना तो किसी एक्ट में है और ना ही संविधान में है। तो यहाँ पे इसका कोलेजियम का उल्लेख किसी भी संविधान के किसी भी अनुच्छेद या किसी भी जो है संसद द्वारा पारित अधिनियम में नहीं है। तो यहाँ पे सही कथन का चुनना है तो केवल 2 आपके सही आंसर रहेगा, बी ऑप्शन सही रहेगा। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट आपके है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जो एनजेएससी है, काफी चर्चाओं में रहा था, उसके बारे में है। अब देखिए पहला स्टेटमेंट है, इसका गठन 100वें संविधान संशोधन के तहत हुआ, ठीक है, 2015 में हुआ। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि इसका जो एनजेएससी का गठन है ये आपके जो है 99वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था 2015 में, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें मुख्य न्यायाधीश, एनजेएससी में मुख्य न्यायाधीश, 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, विधि मंत्री और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 2 व्यक्ति शामिल होने का प्रावधान था, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर था, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि एक तो सीजीआई, 2 जो है सीनियर मोस्ट जो जज है विधि मंत्री, और 2 राष्ट्रपति द्वारा जो है प्रख्यात कानूनविद, इसके संविधान के जानकार इसमें नियुक्त होने का प्रावधान था, ठीक है। यह व्यवस्था, ये स्टेटमेंट सही है। आगे अपन बात करें तो तीसरा स्टेटमेंट, यह व्यवस्था वर्तमान में प्रभावी है, तो नहीं, ये व्यवस्था वर्तमान में प्रभावी नहीं है। 4th जजेस केस के तहत, 4th जजेस केस के तहत इसे जो है
अमान्य कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया कि यह भाई जो है संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता है, इस कारण से इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे निष्प्रभावी कर दिया गया। तो ये वर्तमान में प्रभावी नहीं है, वर्तमान में जो है आपके कोलेजियम सिस्टम ही पुनः बहाल कर दिया गया। तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है। तो अब इसका आंसर अपन देखें तो आपके सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला और तीसरा गलत है। तो आपके यहाँ पे आंसर रहेगा केवल 2, बी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। ठीक है, आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है कोलेजियम सिस्टम के बारे में ही। ठीक है, अब देखिए कोलेजियम में आपके कई बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अपने को कितने जजेस है, कब शुरू हुआ, किस तरह से शुरू हुआ, वर्तमान में क्या स्थिति है, उसके बारे में आपको आइडिया होना ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कोलेजियम सिस्टम में पहला स्टेटमेंट है कोलेजियम प्रणाली 1993 में स्थापित की गई थी। तो ये स्टेटमेंट सही है। यह व्यवस्था 3 जजेस केस के निर्णय के बाद आई, ये भी बिल्कुल सही है। इसे 4th जजेस केस में समाप्त कर दिया गया। देखिए 4th जजेस केस जो है वो 2015 में हुआ था, इसमें इसे पुनः बहाल किया गया। ठीक है, समाप्त नहीं किया गया, पुनः बहाल किया गया। ठीक है, कोलेजियम प्रणाली को जो समाप्त किया गया था वो किया गया था आपके एनजेसी एक्ट, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट, इसके तहत जो है आपके कोलेजियम प्रणाली को समाप्त किया गया था 2015 में, और 4th जजेस केस के तहत ही इसे पुनः बहाल किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल 2 स्टेटमेंट सही रहेंगे, 1 और 2। तो यहाँ पे सही कथन पूछा है तो आपका आंसर रहेगा केवल 1 और 2। तो इस तरह से ध्यान रखें, कोलेजियम सिस्टम से रिलेटेड जो है कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। आगे अपन बात करें तो अब देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के जो ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है कि वकील कोटे से सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। ठीक है, तो महिला न्यायाधीश जो डायरेक्ट वकील कोटे, वकील कोटे मतलब हाई कोर्ट में जो है 10 वर्षों से वकील हो। ठीक है, तो वकील कोटे से पहली जो महिला न्यायाधीश बनी थी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, वो कौन है? ऑप्शन ए इंदु मल्होत्रा, इंदिरा बनर्जी, हिमा कोहली और रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो इसका आंसर रहेगा वो आपके रहेगा इंदु मल्होत्रा का। इंदु मल्होत्रा जो है भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी जो वकील कोटे से न्यायाधीश बनी थी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तभी आप इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अब अपन बात करें, देखिए जैसे नियुक्ति के बारे में अपन ने बात की कि कोलेजियम प्रणाली की सिफारिश पर राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं। तो अब शपथ के बारे में बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, कैसे शपथ लेते हैं। तो शपथ के बारे में है, पहला स्टेटमेंट है आपके अनुच्छेद 124(6) के तहत न्यायाधीश शपथ ग्रहण करते हैं, ये सही स्टेटमेंट है। शपथ केवल राष्ट्रपति के समक्ष ही ली जाती है, ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहाँ पे केवल अगर आता है तो राष्ट्रपति के समक्ष नहीं ली जाती, ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए अनुच्छेद 124 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति इन्हें शपथ दिलाएगा। ठीक है, उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि केवल राष्ट्रपति ही इन्हें शपथ दिलाए। देखिए जो परंपरा ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें तो भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को जो है वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। तो जनरली ये ट्रेडिशन है, तो ऐसा नहीं है कि केवल भारत के राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। जो संविधान में उल्लेख है वो ये है कि इन्हें जो है शपथ राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति ही शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे केवल आता है तो आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब शपथ संविधान की 3री अनुसूची के अनुसार होती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। 3री अनुसूची में जो है विभिन्न संवैधानिक पदों के जो है शपथ लेने का उल्लेख है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश भी है। अब ये जो है शपथ किसकी लेते हैं? संविधान के प्रति निष्ठा की, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। ठीक है, लेकिन संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ अपन ने डिस्कस की थी राष्ट्रपति टॉपिक में कि राष्ट्रपति और आपके राज्यपाल सिर्फ 2 ही संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं। तो जो है न्यायाधीश जो है संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है, स्टेटमेंट अपने सही कौन से है? 1 और 3 सही है, तो इसका आंसर आपके सी रहेगा, केवल 1 और 3। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके स्टेटमेंट बेस्ड, बेसिकली आपके जो कई सारे क्वेश्चंस इसमें से जो है वो स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपके है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद नहीं ले सकते, ये सही है स्टेटमेंट।
न्यायाधीश भारत या किसी अन्य देश के न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है वो नहीं वकालत कर सकता। न्यायाधीश निजी क्षेत्र में सलाहकार के रूप में कार्य कर सकते हैं, निजी क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे देखिए जनरली लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन जैसे न्यायाधीशों को जो है, कई न्यायाधीश को जैसे भारत का जो है कई राज्यों में राज्यपाल बनाया गया। और यहाँ पे एक चीज अपने को ध्यान रखना है कि राज्यपाल जो है वह लाभ के पद के दायरे में नहीं आता है। तो जनरली जो है ट्रेडिशन यही है, और इनके जो न्यायाधीशों के जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये सारे स्टेटमेंट सही है कि वे वकालत नहीं कर सकता, लाभ का पद नहीं ले सकता। लेकिन जनरली क्या है कि इनमें जो है, जैसे भारत में कई बार ऐसा इसके जो है इसका उल्लंघन देखा गया कि कई जो न्यायाधीशों को जो है राज्यसभा का सांसद बनाया गया, ठीक है। इसके अलावा जो है कई राज्यों के राज्यपाल भी बनाए गए। तो जनरली ऐसा नहीं होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट है, लेकिन फिर भी ये जो है ये स्टेटमेंट्स आपके बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अपने को जो पूछा है सही कथन, तो आपके सही सारे स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर रहेगा आपके 1, 2 और 3। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश। अब देखिए महिला न्यायाधीश के बारे में फिर से पूछा है, क्या है कि अब तक 11 महिलाएं सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बन चुकी है। तो ये बिल्कुल सही है, 11 महिलाएं बन चुकी है और वर्तमान में जो है वह एक है, अपन ने उनके बारे में बात की। वर्तमान में एक है, कौन है? बीवी नागरत्ना, जो 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी बन सकती है। तो ये आपकी स्टेटमेंट सही है, 11 बन चुकी है। इंदु मल्होत्रा पहली महिला थी जो वकील कोटे से नियुक्त हुई, ये भी बिल्कुल सही है। आगे है इंदिरा बनर्जी सर्वोच्च न्यायालय की वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है। तो देखिए ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगा। इंदिरा बनर्जी का कार्यकाल पूरा हो चुका है, वर्तमान में जो है वह BV नागरत्ना है, ठीक है। तो ये एकमात्र महिला न्यायाधीश है वर्तमान में। तो ये चीज आपका स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो सही कथन पूछा है तो अपने रहेगा 1 और 2, बी आंसर इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि 11 महिलाएं हैं, उसमें जैसे जो है आपके पहली महिला के बारे में ध्यान रखें, मीरा साई फातिमा बीवी। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में एकमात्र महिला न्यायाधीश है, वो है बीवी नागरत्ना, और ये 2027 में आपके जो है पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन सकती है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में। अब जैसे कोलेजियम का देखिए फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, कोलेजियम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो कोलेजियम शब्द संविधान में उल्लेखित है, नहीं है। केवल NJC अधिनियम में उल्लेखित था, यह भी नहीं है, गलत है। न्यायालय के निर्णयों द्वारा विकसित परंपरा है, ये आपके सही स्टेटमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन जो है निर्णय के में एक इस टर्म को यूज किया कोलेजियम, और उसी से ये कोलेजियम प्रणाली जो है वो प्रचलन में आई। संसद के अधिनियम द्वारा परिभाषित है, नहीं। देखिए कोलेजियम जो शब्द है या कोलेजियम प्रणाली है, ये किसी भी अधिनियम या किसी भी संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया, ना ही इसका संविधान में उल्लेख है। तो जब 3rd जजेस केस आया था तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस टर्म का यूज किया कि आपसे जो है कोलेजियम, एक कोलेजियम जो है जैसे न्यायाधीशों का समूह, एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश, इनके द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है जजों की नियुक्ति की जाएगी। तो कोलेजियम जो टर्म है वो न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की विकसित परंपरा है, इसके संदर्भ में ये आपके आंसर सही रहेगा। तो सही स्टेटमेंट पूछा है तो इसमें आपका आंसर रहेगा C। नेक्स्ट अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? तो वर्तमान में वेतन के बारे में बात करें, ए ऑप्शन है 2.5 लाख प्रतिमाह, 2,80,000 प्रतिमाह, 3 लाख रुपए प्रतिमाह, और डी है आपके 3,50,000 रुपए प्रतिमाह। तो देखिए वर्तमान में इनका वेतन जो है वह 2,80,000 रुपए प्रतिमाह है, और जैसे 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो इसमें जो है चेंजेस आएंगे, तो आपको अपडेट भी कर दिया जाएगा। वर्तमान में जो है वेतन आपके 2 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन है आपके CJI का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो जज है, जो अन्य न्यायाधीश है, उनका वेतन आपके है वो है 2 लाख रुपए, 2,50,000 रुपए, ठीक है। तो 2,50,000 रुपए जो है ये आपके जो है वर्तमान में जो है अन्य न्यायाधीश है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट में जज है उनका वेतन 2.5 लाख रुपए है, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2,80,000 रुपए। और जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों के वेतन और सेवा शर्तों का उल्लेख है, इनका उल्लेख आपके अनुच्छेद 125 में है, अनुच्छेद 125 में इनका उल्लेख है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो ये आपके जो वेतन वृद्धि समय समय पर होती रहती है। तो अभी जैसे 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो उसमें जो है इनका भी वेतन बढ़ेगा, तो उसमें आपके जो है अपडेट दे दी जाएगी आगे अपन बात करें तो देखिए अब जैसे नियुक्ति कार्यकाल के बारे में अपन ने बात कर दी। अब जैसे इसमें और जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में क्या है कि यदि मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर नहीं हो तब क्या होता है, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का टर्म है उसके लिए। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये।
यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 126 में दिया गया है। यह भी बिल्कुल सही है। 126 में यह है कि यदि मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर नहीं हो तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट का जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना सकता है, नियुक्त कर सकता है। तो ये आपके दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 126 में है। ठीक है, तो आपके दोनों स्टेटमेंट सही रहेंगे तो सी आंसर रहेगा, 1 और 2 दोनों। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपके है सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ मतलब एड हॉक जज इंग्लिश में बोलते हैं। एड हॉक जज जो है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन से आपके 126, अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 128, अनुच्छेद 130। तो देखिए 126 में अपन ने बात की थी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, और 127 में जो है यह आपके जो है तदर्थ न्यायाधीश के बारे में इसका उल्लेख है कि तदर्थ न्यायाधीश जो है एड हॉक, जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो है जजों की संख्या कम है तो जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से परामर्श करके इनकी नियुक्ति कर सकते हैं। तो आगे 128, 129 के आर्टिकल्स के बारे में अपन आगे डिस्कस करते हैं। तो आप देखिए आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके तदर्थ न्यायाधीश से रिलेटेड ही है। जैसे वो क्वेश्चन फैक्चुअल पूछा गया, इजी पूछा गया। अब ये आपकी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया। क्या क्वेश्चन है? तदर्थ न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से परामर्श करते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा आपके कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में अपन ने पढ़ा अनुच्छेद 126 में कि उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो तदर्थ न्यायाधीश है, एड हॉक जज है, उनकी नियुक्ति करते कौन है? मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करते हैं, ना कि राष्ट्रपति। तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से परामर्श करके इनकी नियुक्ति करते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो आपको यही ध्यान रखना है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में गलती आपके यहाँ हो सकती है कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते। अब दूसरा स्टेटमेंट, यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 128 में है। तो अपन अभी डिस्कस किया 128 नहीं 127 में इसका उल्लेख है। तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसमें सही कथन का पूछा है तो आपके केवल पहला सही रहेगा, आंसर रहेगा आपके ये। ठीक है, सॉरी। तो अपन इस तरह के क्वेश्चन है, अपने को ये ध्यान रखना है कि जो तदर्थ न्यायाधीश है, या आगे अपन एक और टर्म के बारे में बात करें तो नेक्स्ट है आपकी सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ठीक है, अब तदर्थ न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इन जो दोनों की पुनर्नियुक्ति है, इनकी नियुक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। ठीक है, चीफ जस्टिस करता है। ये चीज ध्यान रखना है, राष्ट्रपति नहीं करते। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रावधान संविधान के 127 में है। देखिए 127 में नहीं है, इसका उल्लेख है आपके 128 में। ठीक है, अनुच्छेद 127 में आपके तदर्थ न्यायाधीश का उल्लेख है। तो 128 में है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति कि भाई यदि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या काफी कम है तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वह राष्ट्रपति से परामर्श करके इनकी नियुक्ति कर सकते हैं। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सभी शक्तियां और सुविधाएं प्राप्त होती है जो नियमित न्यायाधीश को होती है। तो ये बिल्कुल सही है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश को यदि पुनर्नियुक्त किया जाता है तो उन्हें वह सभी सुविधाएं और भत्ते दिए जाएंगे जो एक रेगुलर जो है वर्तमान में जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनको मिलते हैं। तो ये आपके स्टेटमेंट सही है। अब देखिए यहाँ पे सही कथन का पूछा तो आपके पहला गलत है, दूसरा सही है, तो इसका आंसर बी रहेगा, केवल 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, देखिए सॉरी, एक तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, चीफ जस्टिस, एक आपके तदर्थ न्यायाधीश और एक आपके टर्म है सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ठीक है, तो 3 चीजें आपको ध्यान रखना है। इनके आर्टिकल्स भी कई बार पूछे गए हैं, तो तीनों के आपको आर्टिकल्स स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए पहली चीज, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बाकी तदर्थ और सेवानिवृत्त की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करता है सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल्स इनमें ध्यान रखिएगा, इनका आर्टिकल 126, इनका 127 और इनका 128। तो यहाँ से आपके जो है सुमेलित करने से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले न्यायाधीशों को उनके अनुच्छेदों से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे ये आर्टिकल्स भी आपको जो है तीनों याद रखने हैं। ठीक है, अब अपन ने बात की, देखिए 124 में अपन ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बात की। इसके अलावा 125 में उनके वेतन और सेवा शर्तों के बारे में बात की। 126 में अपन ने बात की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, 127 में तदर्थ या एड हॉक न्यायाधीश। इसे एड हॉक न्यायाधीश होते कौन है बेसिकली, देखिए ये जो है सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश हो तो उन्हें जो है कार्यभार अधिक होने पर सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जा सकता है।
सेवानिवृत्त न्यायाधीश का उल्लेख आपके 128 में। तो आगे अपन और स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं आर्टिकल्स, ताकि आपको याद भी हो जाए और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर रहे। तो आगे अपन बात करें नेक्स्ट है आपके सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति और पीठ के संदर्भ में, जो संविधान की जो पीठ है, बेंच है, उसके संदर्भ में बात करें तो अनुच्छेद 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। बिल्कुल सही है, दिल्ली में स्थित है ये। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से परामर्श करके देश के अन्य भाग में भी इसकी पीठ की स्थापित कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे बेसिकली आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखिए मुख्य न्यायाधीश स्थापित कर सकते हैं राष्ट्रपति से परामर्श करके, ना कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके स्थापित कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति से परामर्श करके सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ है, मतलब जो बेंच है, उसे भारत के किसी अन्य जगह पर भी इसकी पीठ जो है, अन्य पीठ भी स्थापित कर सकते हैं। तो वर्तमान में तो एक ही बेंच है जो दिल्ली में है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि भाई सभी को जो है, जैसे दूरी काफ़ी डिस्टेंस के कारण, जैसे साउथ के जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी दूर पड़ता है सुप्रीम कोर्ट, या आपके पश्चिम बंगाल या पूर्वोत्तर के राज्य है उनके लिए जो है अलग बेंच स्थापित की जा सकती है। उस सुप्रीम कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश जो है वह ऐसा कर सकते हैं राष्ट्रपति के परामर्श से। तो ये आपके स्टेटमेंट सही रहेगा दूसरा। तो यहाँ पे देखिए दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आपका आंसर रहेगा सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब रिटायरमेंट एज क्या है, तो इसमें देखिए 125 में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु का प्रावधान है। तो देखिए 125 में वेतन का उल्लेख था, ठीक है, तो 124 में इनकी सेवानिवृत्ति आयु का उल्लेख है। तो ये आपके स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु जो है वो 65 वर्ष है। बिल्कुल सही है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं का मतलब जैसे 5 वर्ष होता है, 4 वर्ष होता है, 6 वर्ष, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। इनकी जो है, इनका कार्यकाल जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की 65 वर्ष की आयु तक होता है। मतलब अगर कोई न्यायाधीश 65 वर्ष पूरे कर लेता है अपने उम्र में, तो वह सेवानिवृत्त हो जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे उनकी आयु, सेवानिवृत्ति आयु उनकी 65 वर्ष की आयु तक रहेगी, तब तक वह न्यायाधीश रहेंगे। तो यहाँ पे जो है न्यूनतम आयु का, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश के लिए बनने के लिए न्यूनतम आयु का कोई उल्लेख नहीं है, पहली चीज ये, और ना ही कार्यकाल का उल्लेख है। सेवानिवृत्ति आयु का उल्लेख है और वह होती है 65 वर्ष। फॉर एग्जाम्पल कार्यकाल का कैसे उल्लेख नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति 50 वर्ष की उम्र में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनता है तो वह 15 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकता है। यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष की उम्र में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनता है तो वह 5 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहेगा। इसी तरह यदि कोई 63 वर्ष की आयु, 63 की एज में अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है तो वह 2 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा। तो यहाँ पे देखिए कार्यकाल तय नहीं है, लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति आयु तय है कि भाई 65 वर्ष की आयु तक वह सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में जो है सेवानिवृत्ति की आयु है 62 वर्ष, 62 ईयर्स है। ये चीज ध्यान रखिएगा स्पेशली। ठीक है, अपन ने हाई कोर्ट के टॉपिक में इसको डिस्कस भी किया है। तो हाई कोर्ट में जो सेवानिवृत्ति आयु है वो 62 वर्ष है, और सुप्रीम कोर्ट में जो सेवानिवृत्ति आयु है वो आपके 65 वर्ष है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या रहेगा, इसमें पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही है, तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा केवल 2। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है कि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में है। मतलब जो न्यायाधीश को हटाते हैं वो प्रक्रिया। अब यहाँ पे देखिए बहुत डीप क्वेश्चन पूछा है। 124 का 5वां सेक्शन, 124 तीसरा सेक्शन, 124 का चौथा सेक्शन और 217 का दूसरा। तो 217 जो है अनुच्छेद, ये तो आपके हाईकोर्ट के न्यायाधीश से संबंधित है, और यहाँ पे हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख आपके है अनुच्छेद 124(4) में इसका उल्लेख है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करें 124(4) में इसका उल्लेख है। हटाते कैसे है वो अपन आगे के क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के संदर्भ में मतलब क्या प्रोसेस है, तो यहाँ पे देखिए इसकी प्रक्रिया अनुच्छेद 124(3) में वर्णित है। 124(3) में नहीं है, 124(4) में उल्लेख है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएगा। दूसरा है कि हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, मतलब संसद द्वारा हटाया जा सकता है। पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटा सकते हैं, संसद में इन्हें हटाने के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाता है। ये संसद के किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन में ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो ये आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा है इस प्रक्रिया में दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, ज्वाइंट सेशन। तो देखिए ज्वाइंट सेशन बुलाने का प्रावधान जो है हटाने के लिए नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे ये भी आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सही स्टेटमेंट क्या रहेगा, तो देखिए केवल 2 इसमें सही स्टेटमेंट है, बाकी 1 और 3 गलत है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, केवल 2।
तो यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा, अगर आपको प्रोसेस मालूम है तो ही याद ध्यान रखें। आजकल क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड किस तरह से बदला है, एक सिर्फ 124 नहीं पूछा, सिर्फ 124 का चौथे सेक्शन में इसका उल्लेख ये पूछा है। तो आजकल क्या है कि जैसे जो है अनुच्छेद के जो है सब सेक्शन भी पूछे जाने लगे, पहले सिर्फ आर्टिकल्स पूछते थे, अब आर्टिकल्स के सब सेक्शन भी पूछे जाने लगे हैं, तो इसका भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो लोकसभा में न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। अब देखिए अपन ने बात की कि संसद के किसी भी सदन में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि लोकसभा में अगर प्रस्ताव लाया जाता है तो लोकसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। ऑप्शन है आपके 50, 75, 100 और 150। तो यहाँ पे देखिए लोकसभा में अगर किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव ला रहे तो 100 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। और इसी तरह अगर यहाँ पे राज्यसभा का होता तो उसके बारे में अपन बात करें तो राज्यसभा में अगर किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है तो वो 50, न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, जबकि लोकसभा में 100। याद करने का तरीका क्या है कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या भी ज्यादा है, 543 है, और राज्यसभा में जो है 245 है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए कि लगभग दुगुने जैसे रहता है ना, तो इसी कारण से आपके लोकसभा में जो है कम से कम 100 सदस्यों का चाहिए और राज्यसभा में आपके 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो न्यायाधीशों के हटाने संबंधी प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, लोकसभा में प्रस्ताव कम से कम 50 सदस्यों द्वारा लाया जा सकता है, ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अभी अपन ने पढ़ा 100 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। दूसरा है राज्यसभा में प्रस्ताव कम से कम 50 सदस्यों द्वारा लाया जा सकता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्रस्ताव पारित होने के लिए दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये जो है बहुमत का तरीका है कि उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित होता है तो वह एक सदन से प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा, और अगर दूसरा सदन भी इसी विशेष बहुमत से वह प्रस्ताव पारित कर दे तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाता है, उन्हें अपना पद छोड़ना होता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें सही स्टेटमेंट पूछा है आपके, तो 2 और 3 इसमें सही स्टेटमेंट रहेगा, बी इसका आंसर रहेगा, केवल 2 और 3 इसमें सही है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखें, यहाँ पे आपको इसका बहुत ध्यान रखना है स्पेशली कि सही कथन पूछा है या गलत। अब यहाँ पे पूछ लेते गलत कथन का चयन तो केवल एक आपके गलत रहता, तो आपका आंसर ही चेंज हो जाता। तो इस तरह से ध्यान रखें कि सही पूछा है या गलत पूछा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है न्यायाधीश हटाने की जांच समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए जैसे अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो यहाँ पे जैसे न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं, ये चीज क्लियर। तो अब जैसे मान लीजिए कि भाई लोकसभा में अपन किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लाए, अब यहाँ पे प्रस्ताव लाए तो प्रस्ताव लाने के बाद जो है जांच समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, तो जांच समिति का गठन किया जाता है। अब जांच समिति में के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो इस समिति में कुल 3 सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ये गलत हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष नहीं करते। इसमें जो है एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो है मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस है एक तो वो, या आपके जो वरिष्ठतम जज है, सीनियर मोस्ट जज है, वो वरिष्ठतम जज जो है ये आपके जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसके अलावा इसमें दूसरा जो है आपके इसमें जैसे तीसरा स्टेटमेंट अपन बात करें, समिति के अन्य सदस्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक विधि शास्त्री होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें दूसरे जो मेंबर होते हैं वो हाईकोर्ट के सीजे या वरिष्ठतम सीजे होते हैं, ठीक है, सॉरी वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। इसके अलावा जो है एक जो होता है संविधान विशेषज्ञ होता है, विधि शास्त्री, एक ही बात है, ठीक है। विधि शास्त्री या प्रख्यात कानूनविद बोल सकते हैं, या जो संविधान का जानकार हो उसे शामिल किया जाता है। तो 3 मेंबर्स इसमें शामिल होते हैं जांच समिति में। यदि ये जांच सही पाई जाती है कि भाई न्यायाधीश इसमें गिल्टी फाउंड होता है, तो फिर वह प्रस्ताव जो हटाने का प्रस्ताव सदन में आगे जाता है वोटिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखिए कि जांच समिति के बारे में भी आपको क्लियर होना चाहिए कि इसकी अध्यक्षता जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट है न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित प्रमुख घटनाओं के संदर्भ में। अब हटाने से संबंधित जो है कौन कौन से प्रस्ताव लाए गए, तो देखिए वी रामास्वामी पहले न्यायाधीश थे जिन पर लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया। तो यहाँ पे देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो 1992 में जो है भारत में पहली बार जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे वी रामास्वामी, उन्हें हटाने का प्रस्ताव पहली बार जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे उनको हटाने का प्रस्ताव संसद में लाया गया
और ये लोकसभा में लाया गया था, ठीक है। हालांकि पारित नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस ने इसका बहिष्कार कर दिया, वोटिंग से भाग नहीं लिया, तो वो विशेष बहुमत से जो पारित होना था उससे पारित नहीं हुआ, ठीक है। सौमित्र सेन दूसरा है। सौमित्र सेन पहले और एकमात्र न्यायाधीश थे जिनके विरुद्ध प्रस्ताव सदन में पारित हुआ। तो देखिए इनके खिलाफ जो प्रस्ताव है, इनके खिलाफ प्रस्ताव सदन से पारित हो गया, तो लेकिन पारित होते ही इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो वह प्रस्ताव जो है हटाने का प्रस्ताव वहीं समाप्त हो गया। तो यहाँ पे पहले न्यायाधीश है जिन्हें हटाने का प्रस्ताव एक सदन से पारित हुआ था, ठीक है। आगे अपन बात करें, तीसरा स्टेटमेंट आपके दीपक मिश्रा 2018 में जैसे मुख्य न्यायाधीश थे, तो दीपक मिश्रा भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, पहले चीफ जस्टिस थे, ठीक है, जिनके विरुद्ध प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। अब देखिए राज्यसभा द्वारा पारित नहीं किया गया, ये चीज गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दीपक मिश्रा भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे जिन्हें हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया था, लेकिन पारित नहीं हुआ। वो प्रस्ताव जो है वो जो राज्यसभा के सभापति है उनके द्वारा वो प्रस्ताव ही खारिज कर दिया गया तकनीकी त्रुटि के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, इनके खिलाफ प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया। तो यहाँ पे देखिए आपके अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो पहला स्टेटमेंट आपके सही है, दूसरा स्टेटमेंट आपके सही है और तीसरा आपके गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सही कथन पूछा है तो 1 और 2 दोनों आपके सही है, जबकि अगर आपसे गलत पूछा जाता तो आपके तीसरा स्टेटमेंट गलत रहता। यहाँ पे 2 फैक्ट्स आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन थे जिन्हें हटाने का प्रस्ताव लाया गया, तो 1992 में आपके लाया गया था वी रामास्वामी। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्हें हटाने का प्रस्ताव लाया गया, तो वो थे आपके दीपक मिश्रा। तो ये आपके कोर क्वेश्चन से, फैक्चुअल क्वेश्चन से इसके बारे में ध्यान रखना। मुख्य न्यायाधीश तो आपके हैं दीपक मिश्रा और जो पहले न्यायाधीश थे वो थे आपके वी रामास्वामी। तो ये जो 2 बेसिक क्वेश्चन है ये आपके फैक्चुअल चीजें आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम या जो इजी एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जा सकता है। इसके अलावा अपन नेक्स्ट इस टॉपिक का जो है लास्ट क्वेश्चन पूछें, अपन डिस्कस करें तो न्यायाधीश के संदर्भ में, तो जो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है ये अर्धन्यायिक है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अर्धन्यायिक कैसे है कि इसमें देखिए जैसे जांच तो करती है न्यायाधीशों की समिति, ठीक है, और इसमें जो है निर्णय जो है वह निर्णय करती है संसद, ठीक है। तो न्यायिक प्रक्रिया क्या होती है कि जांच और निर्णय दोनों ही आपके न्यायपालिका करेगी। तो यहाँ पे अर्धन्यायिक प्रक्रिया कैसे हुई कि जांच इसमें जो है न्यायाधीशों की समिति करेगी, न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली, लेकिन उसका जो निर्णय है वह आपके संसद करेगी। तो इस कारण से अर्धन्यायिक प्रक्रिया हुई। आगे अपन बात करें हटाने की प्रक्रिया के दौरान न्यायाधीश को निलंबित किया जा सकता है। तो देखिए निलंबित करने का उल्लेख जो है वह संविधान में नहीं है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। न्यायाधीश अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं, तो बिल्कुल न्यायाधीश अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते। यहाँ पे पूछे सही कथन तो आपके 1 और 3 आपके सही रहेगा, तो आंसर रहेगा केवल 1 और 3। अब देखिए यहाँ पे अपन ने बात की कि सुप्रीम कोर्ट के जो है आपके पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कानिया थे। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश 53rd है, 53rd, ठीक है, वो है जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत जो है 53 में मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के, तो ये वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। ये चीज अपने को ध्यान रखना है भी। इससे पहले जो है वो भारत भूषण गवई आपके BR गवई इसके 52 में मुख्य न्यायाधीश थे। इसके बाद जो है आपके 24 नवंबर से ये रहेंगे आपके जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि भाई अपने को जो है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल चीजें थी वो अपन ने डिस्कस की। इसके अलावा इसकी अगली क्लास जो है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ही रहेगी, उसमें अपन डिस्कस करेंगे इसके क्षेत्राधिकार, उसकी पावर्स के बारे में, और जो जैसे 130 के अलावा जो पावर्स है इसकी 131 से लेके 147 तक, क्योंकि यहाँ से क्या है कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके डेफिनेटली एक पूछा ही जाता है। तो इसको अपन ने 2 क्लासेस में डिवाइड किया है, तो इसका लिंक आपके जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। मिलते हैं नई क्लास में नए वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन।